नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर नंबर 4 को। पेपर नंबर 4 के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 वीडियो नंबर 11। इसके पहले हम पेपर नंबर 4 के 10 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि आपका यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के भी कुछ पार्ट समाहित हैं। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं, वो सारे वीडियो जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 4 के जो 10 वीडियो बने हुए हैं, आपको आरपी टारगेट जो ये यूट्यूब चैनल है, इसके लिंक में जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में पेपर नंबर 4 आप देखिएगा, पेपर नंबर 4 देखिएगा तो उसमें आपको 10 वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो वो सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए। साथ ही में आपको पेपर नंबर 4 के पेपर भी देखने के लिए मिल जाएंगे कि 2019 में कौन सा पेपर आया था, कैसा आया था। ठीक है, तो एक मॉडल पेपर भी मिल जाता है। तो वो सारे वीडियो आप जा करके वहाँ देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो भी ये है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए, हम लोग देखेंगे मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां। क्या देखेंगे? मूल्यांकन में नवीन प्रवृत्तियां, यानी जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो परीक्षा का मूल्यांकन किया जा रहा है, उसमें नवीन प्रवृत्तियां क्या क्या अपना आई हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? ग्रेडिंग। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, हम लोग पहले हेडिंग को देख करके समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ये हेडिंग केवल समझ लेते हैं कि ग्रेडिंग होता क्या है, अगर इस हेडिंग को आप समझ लेते हैं तो बीएड आप टॉप निश्चित रूप से करेंगे। तो देखिए, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग का मतलब आप लोग देखे होंगे कि होता है ना कि ए बी सी, यानी ए टॉप कर दिया या बी को मिडिल कर देते हैं, सी को अपना थोड़ा सा निम्न कर देते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखिए, ग्रेडिंग यानी कोडिंग। ग्रेड प्रणाली में, ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में अंकों के आधार पर 5 से 5, 7 अथवा 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग का मतलब है क्या? 5 श्रेणी, ए बी सी डी ई, यानी 5 श्रेणी में, 7 श्रेणी में और 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसमें से कि हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये आज जान जाइए आप कि ये जो 7 श्रेणी वाला होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होता है। इसी को सभी जगह से मान्यता प्राप्त किया गया है। तो इसमें कौन कौन अक्षर आते हैं, यहाँ पर पहले देख लीजिए आप। सबसे पहले 5 वो अक्षर कौन कौन होते हैं, इसको पहले देखिए। तो ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। क्या हो गया? ये 5 हो गए। ये 5 श्रेणी वाला हो गया। लेकिन अगर 7 श्रेणी, जिसको कि विशेष रूप से मान्यता प्राप्त और यही श्रेणी जो ग्रेडिंग है ये अपनाया जाता है, तो इसमें क्या हो गया? ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है? और देख लीजिए यहाँ पर, इसको भी देख लीजिए, जो 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया उसमें कौन कौन अक्षर आते हैं। तो इसमें आते हैं ओ, ए बी सी डी ई एफ, यानी एफ तक इसमें आएंगे। उसके बाद आई आ जाता है और जे आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग थोड़ा सा समझिए। ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेड प्रणाली में परीक्षार्थियों को विषय विशेष में, जो विषय का परीक्षा होता है उस विषय विशेष में अंकों के आधार पर, मान लीजिए कि 70 नंबर पाया तो उसके लिए ये दे देंगे, इसको नीचे हम लोग समझेंगे। ठीक है, अंकों के आधार पर 5, 7 अथवा 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है। और ये श्रेणी 5 हो गए, कौन कौन हो गए? ये 7 श्रेणी हो गए और ये 9 श्रेणी वाले हो गए। अब देखिए, इसमें जो 7 श्रेणी है, अगर जिस बच्चे को हम ओ देते हैं, ठीक है, जिस बच्चे को हम ओ देते हैं तो वो क्या होता है? वो विशिष्ट होता है। ठीक है, यानी सबसे टॉप क्लास का बच्चा होता है। ठीक है, उसके बाद जो जिसको ए हम देते हैं, जिस बच्चे को ए ग्रेडिंग मिलता है वो अति उत्तम हो जाता है।
बी वाला उत्तम हो जाता है, सी वाला औसत हो जाता है, डी वाला संतोषजनक, ई वाला निष्कृष्ट, एफ वाला निष्कृष्ट निष्कृष्ट, ठीक है, यानी फेल हो जाता है, ठीक है, इसको एफ से फेल मान लिया जाता है। तो ये रहा 7 जो ग्रेडिंग का श्रेणी है, ये सातों हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन अक्षर हैं, इसको जरूर आप लोग लिखिएगा। ओ, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, यानी शुरू में ओ आप ध्यान रखिएगा और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ तक कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें इनमें 7 ग्रेड बिंदु प्रणाली सर्वोच्च मानी जाती है, ठीक है। अभी आप लोगों को हमने ये बता ही दिया। ग्रेड प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर आयोग 1952 से 53 ईस्वी में ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। इसके द्वारा कोठारी आयोग ने 1964-66 में, ठीक है, तो ग्रेड प्रणाली की शुरुआत कौन किया था? हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर, इसको आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेड प्रणाली की शुरुआत हमारे देश में सर्वप्रथम मुदालियर आयोग 1952 से 53 ईस्वी में ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था। इसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 से 66 में इस प्रणाली की प्रयोग पर बल दिया, ठीक है। तो कोठारी आयोग क्या था? 1964 से 66 में इस प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया। बाद में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने भी ग्रेड प्रणाली की वकालत की, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी, ठीक है, यहाँ पर देखिए यूजीसी ने भी ग्रेड प्रणाली की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी ग्रेड प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया, ठीक है। यानी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे ग्रेड प्रणाली, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपसे परीक्षा ली जाती है, ठीक है, आपसे परीक्षा ली जाती है और आपको मिलता है 33 नंबर, ठीक है। 33 नंबर जब मिलता है तो आपको ये माना जाता है कि आप पास हैं, ठीक है, पास तो हैं, लेकिन 33 नंबर से जो कम होगा, जिसको 33 मान लीजिए कि 32 नंबर मिला है अंक, तो उसको किस श्रेणी में हम लोग रखेंगे? उसको एफ श्रेणी में रखेंगे, यानी वो फेल है, निष्कृष्टम है, ठीक है। लेकिन 33 नंबर अगर पा जाता है तो उसको निष्कृष्ट रखेंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि अगर 50 पा जाता है तो संतोषजनक हो जाएगा। इसी तरीके से उसको नंबर पर, जो अंक में नंबर मिलता है, 70 मिल गया, 60 मिल गया, ये सारे अंक जो हैं इसको औसत ग्रेडिंग के रूप में दर्शाया जाता है। इसमें इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे मान लीजिए कि 70 से 60 के बीच में अगर बच्चे जो पाते हैं, ज़्यादा नंबर 70 से 60 से 70 के बीच में पाते हैं, सबको मान लीजिए कि डी मिलता है, तो उसमें हीन भावना नहीं होती। ये बच्चे सोचते हैं कि हम डी यानी पाए हैं, ठीक है। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है योगदान। अब यहाँ पर देखिए सत्र परीक्षा प्रणाली, ठीक है, सत्र परीक्षा प्रणाली ये क्या चीज है? आप लोग देख रहे हैं ना कि जैसे आप बीएड क्या था, बीएड 1 वर्ष का होता था, ठीक है। तो बीएड 1 वर्ष का होता था, तो इसके कुछ लाभ भी थे और कुछ हानि भी थी। क्या लाभ था और क्या हानि थी, इसके बारे में आप लोग बताएंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली, ठीक है। अब आपका बीएड क्या हो गया है? 4 सेमेस्टर में हो गया है। कितना सेमेस्टर में हो गया है? 4 सेमेस्टर में हो गया है। तो इसके लाभ और हानि को आप समझ लेते हैं तो सेमेस्टर प्रणाली, परीक्षा प्रणाली को आप समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना है आपको, 1 वर्ष में जब बीएड का एग्जाम होता था तो अगर आप फेल हो गए, पहले तो ये था कि शुरू से लेकर के आप पढ़ते गए, और बच्चे जब इस तरीके से होता है तो पढ़ते बहुत कम है, ठीक है। आप खुद सोचिए कि जब 1 साल बाद आपका पेपर होता, अभी मान लीजिए कि मार्च में एडमिशन हो जाता और उसके बाद आपको फरवरी या मार्च में ही परीक्षा होता, तो बच्चे जब इस तरीके का पेपर होता है, वार्षिक परीक्षा जब होता है, तो परीक्षा से 1 महीना पहले लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये हानि है 1 वर्ष वार्षिक परीक्षा में, कि इसमें बच्चे पढ़ते बहुत कम हैं। अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनका
कोई नंबर सुधार करने के लिए या मेरिट कम भी आ जाता है तो उनको मेरिट बढ़ाने का कोई मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर सत्र परीक्षा देखा जाए प्रणाली, तो इसमें क्या है, प्रथम सेमेस्टर में अगर नंबर कम आ गया, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर में अगर नंबर कम आपका आता है तो सेकेंड सेमेस्टर में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसको मान लीजिए सेकेंड सेमेस्टर में नंबर आपका कम आ गया तो क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर सेकेंड में बैक आ जाता है तो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते भी रहेंगे और सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे देंगे। यानी ये जो सत्र परीक्षा प्रणाली है ये बहुत लाभदायक है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखा जाए तो सतत आंतरिक परीक्षण है, ठीक है। सतत आंतरिक परीक्षण क्या है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब लगातार है, ठीक है, कंटिन्यूअस। आंतरिक परीक्षण तो ये लगातार परीक्षण है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सतत आंतरिक परीक्षण। सतत का मतलब हो गया लगातार, आंतरिक परीक्षण यानी इसमें देखा जाए तो ये सतत और आंतरिक परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप बीएड कर रहे हैं या कोई बच्चा 10वीं क्लास का छात्र है, उसको बोल दिया जाए कि आप लगातार पढ़ते रहिए, आपका 1 वर्ष के बाद एग्जाम होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 वर्ष के बाद एग्जाम होगा, तो उसमें ज्यादा विकास होगा कि आज जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको सतत आंतरिक परीक्षण पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, या ये सिलेबस खत्म होने के बाद, ये सिलेबस खत्म होने के बाद मान लीजिए तुरंत उसका हम एग्जाम लेते हैं, तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि इससे आपकी तैयारी होती रहेगी। तो सतत आंतरिक परीक्षण का मतलब है कि मान लीजिए कि क्लास आपका चलता रहेगा, क्लास आपका चलता रहेगा, उसी बीच में परीक्षण भी करते रहिए। तो ये चीज होती है सतत और आंतरिक परीक्षण। अब देख लेते हैं हम लोग प्रश्न बैंक, ठीक है। प्रश्न बैंक क्या है, देखिए यहाँ मनी बैंक आप लोग देखे हैं, जैसे मान लीजिए जहाँ पैसा जमा करते हैं आप, तो वहां पर क्या होता है, वहां आप बैंक में जाएंगे तो आपको चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देगा, पैसा ही पैसा, पैसे का वो बैंक है। तो उसी तरीके से प्रश्न का जो बैंक है, क्वेश्चन जो बैंक है, यहाँ पर एक जो पाठ्य पुस्तक होती है, ठीक है, ये जो पाठ्य पुस्तक एक ठो हो गई, इसमें आपको सारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। यानी जैसे बैंक में जितना अधिक पैसा रहता है, आप लोग देखे हैं ना कि बैंक में बहुत सारे पैसे होते हैं, उसी तरीके से प्रश्न बैंक में प्रश्नों का बैंक है। तो इस बैंक में केवल प्रश्नों की संख्या दी हुई होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न बैंक का मतलब, इसका लाभ ये है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, आप इसमें से अपना देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रश्न बैंक कहते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग मूल्यांकन में कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में तो देख ही चुके हैं कि कंप्यूटर का कितना महत्वपूर्ण इस युग में रोल हो चुका है, ठीक है। एक आदमी जो 100 आदमी 1 घंटे में, या 1000 आदमी को अगर 1 घंटा लगाया जाए, 1000 आदमी को 1 घंटा लगाएंगे तो कितना कॉपी जांचेंगे वो लोग। मान लीजिए कि 10 अगर कॉपी चेक कर रहे हैं तो 10,000 होगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को दे दिया जाए तो 1 घंटा में वो लाखों लाखों कॉपियां चेक कर देता है। तो ये रहा कंप्यूटर मूल्यांकन का उपयोग। इसके बारे में भी हम ये जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप लोग लिख सकते हैं कि मूल्यांकन में कंप्यूटर का क्या रोल है, क्या उपयोग है। कंप्यूटर से मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन आंसर जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा बिल्कुल परफेक्ट सही होगा। कंप्यूटर चेक करेगा तो उसमें कोई भी किसी का माइंड, मान लीजिए कोई एग्जामिनर है, वो सोचता है उसके सोच या डिपेंड सोच के ऊपर आपका मूल्यांकन नहीं होगा। कंप्यूटर एकदम बिल्कुल परफेक्ट चेक करेगा कॉपी, और जो और तेजी से भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा सुधार के प्रयास, ठीक है। अब क्या हम लोग देख लेंगे, परीक्षा सुधार के प्रयास। अब तक तो हम देखें कि मूल्यांकन जो परीक्षा होगा, परीक्षा प्रणाली में कौन कौन सुधार किया गया, कैसे कैसे परीक्षा प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम, सत्र परीक्षण, सतत आंतरिक परीक्षण, ये सब हम लोगों ने देखा, प्रश्न बैंक को देखा। लेकिन अब परीक्षा सुधार के प्रयास, परीक्षा जो मान लीजिए कि लिया जा रहा है उसमें क्या क्या सुधार किया जा रहा है, वर्तमान में जो परीक्षा प्रणाली चल रही है तो वो क्या प्रणाली चल रही है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली, इसमें क्या होता है कि बच्चों को 1 वर्ष पढ़ाया जाता है, ठीक है।
बच्चों को 1 वर्ष पढ़ाने के बाद लास्ट में वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। तो इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए मौका अगर देखा जाए तो बच्चे क्या सभी लोग लास्ट में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। अगर यही बीच बीच में आप बच्चों का परीक्षा लेते रहेंगे, जैसे 2 महीना पर अगर परीक्षा लेते रहेंगे, 3 महीना पर त्रिमाही अगर परीक्षा लेते रहेंगे, तो उन बच्चों में क्या होगा? विकास बहुत तेजी से होगा। लेकिन जो इस समय की शिक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली है, उसमें क्या है कि वार्षिक परीक्षा जो ली जाती है उसमें, ठीक है, तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है इसमें 1 घंटी लगती है। घंटी लगने के बाद बच्चों को पेपर दे दी जाती है। ठीक है, बच्चों को पेपर दे दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटा के अंदर उस सभी बच्चों से ले लिया जाता है। यही 3 घंटा 1 साल की पढ़ाई का उनका सब लेखा जोखा, जो 1 साल बच्चा किया उसका लेखा जोखा 3 घंटे में हम मूल्यांकन करते हैं। ये सबसे थोड़ा सा दुखद हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि जो क्वेश्चन बनाया गया, जो एग्जामिनर बनाया, वो बच्चों के एजुकेशन, जो बच्चा तैयारी, सबका ब्रेन, सबका दिमाग एक ही तरीके से तो होगा नहीं। अगर यही सेमेस्टर वाइज पेपर होगा तो सेमेस्टर वाइज होता है तो उसमें बच्चों बच्चों से एक सेमेस्टर में गलत हुआ दूसरा में सुधार कर लेते हैं। लेकिन वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो सिस्टम बना हुआ था उसमें क्या था कि 1 वर्ष के बाद मूल्यांकन होता था। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, इसके कुछ दोष हैं। ठीक है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के कुछ दोष हैं। तो क्या क्या दोष हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। पहला है कि परीक्षार्थी वर्ष भर अध्ययन नहीं करता है। सही बात है, ये बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जब वार्षिक परीक्षा हो जाती है तो परीक्षार्थी महीना के जब एग्जाम होने वाला होता है उससे 1 महीना पहले से अपना शिक्षण कार्य शुरू करता है। और सेमेस्टर वाइज अगर होता है तो जैसे ही पेपर शुरू होता है उससे उससे 1 महीना पहले भी शुरू करेगा, तो वो 4 बार वो शुरू कर सकता है। बीएड मान लीजिए कि कर रहे हैं आप और 4 सेमेस्टर है, तो आप 4 बार पढ़ाई के लिए प्रयास करेंगे। यही नेक्स्ट देख लीजिए, प्रश्नोत्तर और कुंजियों से पढ़ना। अगर हम देखें अगर तो केवल कुंजी और प्रश्नोत्तर से पढ़ेंगे तो हमारे अंदर वो विकास नहीं होना चाहिए जो नहीं होगा जो कि हम बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, एक ये भी दोष हो जाएगा। तीसरा नंबर पर आता है परीक्षा का भय। बच्चों में परीक्षा का भय बना रहता है, क्योंकि अगर हम फेल हो जाएंगे, ठीक है, हम एक फेल हो जाएंगे तो हमारा 1 साल का पूरा जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगा। जबकि सेमेस्टर जो शिक्षा परीक्षा प्रणाली है उसमें एक सेमेस्टर में अगर बैक भी आता है तो आप दूसरे सेमेस्टर में पढ़ते हुए ये पहला सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं। ये चीज एक कम ये है, परीक्षा का भय रहता है। परीक्षा में सफलता संजोग पर निर्भर। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण अपना ये पॉइंट है। परीक्षा में जैसे मान लीजिए कि बच्चा 1 साल मेहनत कर रहा है और वो 3 घंटे का जो मूल्यांकन होगा वो संजोग पर निर्भर हो जाता है कि हो सकता है कि उससे संबंधित क्वेश्चन अगर नहीं आता है, थोड़ा सा जो पढ़ा लिखा 1 साल उसने मेहनत किया लेकिन जिस क्वेश्चन को दिया गया उस पर इसका ध्यान नहीं गया या नहीं जान पाया या वो पॉइंट उसका कमजोर रहा, तो क्या होता है, उसी वहाँ पर परीक्षा संजोग पर निर्भर हो जाती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।